नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र में राम नरेश त्रिपाठी जी का एकांकी बा और बापू को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने बा और बापू एकांकी के पात्रों का परिचय और इस एकांकी का जो पहला दृश्य है जो दक्षिण अफ्रीका में घटित घटना पर आधारित था, जिसके माध्यम से बापूजी की चारित्रिक विशेषताओं का जो दर्शन है हमें हो जाता है। हम सीधा दूसरे दृश्य को आज हम देखते हैं। दूसरा दृश्य गुजरात के एक गांव का दृश्य है। दोपहर का समय है। बा गांव की स्त्रियों के बीच बैठकर चरखा चला रही है। चरखा चलाती हुई बा अपने साथ बैठी हुई जो स्त्रियां हैं उनको कहती है, गांधी जी को तो सरकार उठा ले गई, अब जो काम वे हमें सौंप पर गए हैं उसे पूरा करना चाहिए। उसी समय अखबार का एक संवाददाता आकर उनके पास बैठ जाता है और बा से संवाददाता कुछ देश के लिए संदेश देने की बात करता है कि आप देश के लिए कोई संदेश देगी। तो उस पर बा देश के लिए संदेश देती हुई कहती है कि सरकार ने देश सेवकों के साथ जैसी बेरहमी का बर्ताव किया है वह सभ्य कही जाने वाली सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार ने लाठियां चलाई, नीचे गिराकर उन पर घोड़े दौड़ाए, मुंह में कपड़ा ठूंस कर उन्हें खारे पानी में डुबोया। निहत्थे देशवासियों पर जो अधिक से अधिक अत्याचार किया जा सकता है वो उन्होंने किया। मैं स्वयं सेवकों को देखने अस्पताल गई थी। बिछौने पर पड़े हुए उन भाइयों को देखकर मेरा जो कलेजा है वह फटने लगा था। लेकिन ऐसी तकलीफें सहकर भी उन नौजवानों में जो उत्साह, वीरता और देशभक्ति उमड़ रही थी उसे देखकर खुशी से नाचने को जी चाहने लगा था। सत्य के लिए ऐसे बलिदान का दृष्टांत तो अकेले एक हरिश्चंद्र को ही मिलता है। उसी समय एक तार वाला जो तार लेकर आता है और वह तार बा के नाम पर है। बा उस तार को पढ़ती है। उसमें लिखा है कि हमें कस्तूरबा की जरूरत है। पास बैठी हुई स्त्रियों से बा कहती है कि लो मैं चली। तो उस तार को जिन्होंने भेजा है उनके पास वह निकलती है। उसी समय अन्य एक स्त्री बा को कहती है कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, कल से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, एक दिन और विश्राम कीजिए तब जाइए। तब बा कहती है कि पुलिस की लाठियों को बहादुरी के साथ सहन करने वाली बहनें मुझे बुला रही है, अब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकती। दूसरी एक स्त्री बा से कहती है कि डॉक्टर ने आपको आराम करने की सलाह दी है। तब बा कहती है कि अपने झोले में कुछ वस्तुएं रखती हुई उसे छोड़कर सीधी वह खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरा पति जेल में है, मेरे लिए आराम की जगह वही है। फिर झुककर झोला भरने लगती है। उसी समय तीसरी एक स्त्री बा से कहती है कि रास्ते में शरीर छूट जाए तो। तब बा कहती है कि थोड़ा सा सीधी खड़ी होकर
तो मेरा परलोक बनेगा, तो मेरा परलोक बनेगा। पति के जीते जी और उसके पीछे चलते रहकर पत्नी का शरीर छूट जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्य की बात उसके लिए और क्या होगी। ऐसा अच्छा तीर्थ मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसी समय बा के लिए जो जरूरी चीज़ें थी वह अपने उस थैली में समेटती है। एक स्वयं सेविका जो तेजी से बाहर से आती है और बा को कहती है कि 1000 बहनों ने देश सेविकाओं के लिए अपना नाम लिखाया है और वे बाहर के इस मैदान में जमा हुई है, आप उन्हें क्या आज्ञा देना चाहती है। तब बा सीधी होकर कहती है कि जाकर उन सबको गांव बांट दो। इन स्वयं सेविकाओं को, देश सेविकाओं को आज्ञा देती है, हर गांव में उनको भेजती है और जहाँ जहाँ शराब की दुकान है उन शराब के दुकान के बाहर दिन रात का पहरा देने के लिए कहती है। कोई भी शराब लेने के लिए वहाँ नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उन्हें समझा बुझाकर वापिस किया जाए। तो इस प्रकार का जो आज्ञा है वह बा स्वयं सेविकाओं को देती है। कि जो स्वयं सेविका है वो कहती है कि मगर अब तो सरकार शराब को गांव-गांव, गली-गली फेरी लगाकर बिकवा रही है। तब बा कहती है कि बहनें फेरी वालों के आगे और पीछे चले, एक भी भाई बहन को उनके निकट न पहुंच दे। तो इस प्रकार ये जो फेरी वाले हैं उन फेरी वालों के पास भी किसी व्यक्ति को न फटकने दे, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। तो इस प्रकार की आज्ञा बा स्वयं सेविकाओं को देती है। उस पर स्वयं सेविका कहती है कि एक बार थोड़ी देर के लिए आप चलती तो बहनों को अधिक उत्साह मिल जाए। इस प्रकार जो बाहर ये जो स्वयं सेविका खड़ी है उनसे आप जाकर अगर मिलती है, उनसे कुछ बात करती है तो उनका जो उत्साह है और अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार की जो बात है स्वयं सेविका करने पर बा उस स्वयं सेविका को कहती है कि मैं अब पहले वहाँ जाऊँगी जहाँ से ये तार आया है। उस गांव के बहादुर किसानों ने देश के खातिर अपना घर बार और अपने जानवरों को छोड़ महान त्याग किया है। सरकार को लगान न देने से उन्हें जेल जाना पड़ा था और मार सहनी पड़ी थी। सरकार ने उनकी खेती बाड़ी भी नीलाम कर दी थी। कुछ बहनों पर सरकार ने लाठियां भी चलाई है। उनमें से बहुत सी घायल होकर अस्पताल में पड़ी है। अब गांव वालों को हिम्मत बांधने के लिए मेरी पुकार हुई है। मैं अब वही जाऊंगी, सब बहनों को मेरा यह संदेश सुना दो। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो बा है वह सबसे पहले जहाँ से या जिस गांव से ये तार आई है उनके लिए मेरी ज़रूरत है, इसीलिए वह सबसे पहले उन महिलाओं के पास जाना चाहती है जिन्होंने सरकार के विरोध में इस प्रकार का आंदोलन खड़ा किया है। उनके लिए मेरी ज़रूरत है। इस प्रकार का जो संदेश है बाहर खड़ी हुई जो बहनें हैं, स्वयं सेविका है, देश सेविका हैं, उनको कहने का जो आदेश है वह देती है। बा अपनी झोली उठाती है और महात्मा गांधी जी की जय बोलकर वहाँ से चल पड़ती है। उसी समय महात्मा गांधी की जय, माता कस्तूरबा की जय, बार बार ये जो आवाज़ है वह सुनाई पड़ती है। उसके बाद एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कहता है बा के पीछे जाते हुए, धन्य है बा, जैसे कि अपने आप को कह रहे हो, धन्य है बा के आत्मबल को, धन्य है बा के ये जो आत्मबल है उसके लिए वह धन्य मानता है। आर्य स्त्रियां रत्नाकर और महोदधि की तरह पति के जीवन में अपना जीवन मिलाकर महासागर की रचना करती है। बा पर समस्त भारत को गर्व होगा। तो इस प्रकार ये जो दूसरा दृश्य है, इस दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि ये जो बा है, बा का जो चरित्र है वो किस प्रकार का है। देश सेवा उसके रग रग में भरी हुई है
गांधी जी इस समय जेल में हैं और गांधी जी के उस कार्य को वह बहुत ही बखूबी से निभा रही है। उसके बाद हम तीसरा दृश्य देखते हैं। जो तीसरा दृश्य है वह सड़क पर का है। प्रातः काल का समय है और इस समय बापू भी वहाँ उपस्थित है। बापू सड़क पर जा रहे हैं। अगल बगल और पीछे उनके सेक्रेटरी और अन्य कुछ कार्यकर्ता और 2 विदेशी पात्रों के जो संवाददाता है बातें करते चल रहे हैं। कुछ नवयुवक हैं, अपने हाथों में काली झंडियां लिए हुए नारे लगा रहे हैं, अर्थात ये गांधी जी के विरोध में नारे लगा रहे हैं। प्रातः का समय है। ये जो सभी नवयुवक हैं हाफ शर्ट पहने हुए, उनके हाथ में काली झंडियां हैं और गांधी जी के विरोध में नारे लगा रहे हैं। ये जो नवयुवक हैं नारे लगाते हुए कहते हैं कि गांधी मुर्दाबाद, गांधी वापस जाओ, गांधी हत्यारा है, इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं। एक संवाददाता बापू से इन नारों के प्रति एक प्रश्न करता है कि आपके हृदय में इन नारों का क्या प्रभाव पड़ता है। तब बापू हंसकर उस संवाददाता को उत्तर देते हुए कहते हैं कि कम से कम यह तो साबित हो ही रहा है कि गांधी जीवित है। तो दूसरा संवाददाता प्रश्न करता है कि आपका उत्साह भंग नहीं होता। तब बापू उस संवाददाता से कहते हैं कि उल्टे बढ़ता है, मेरा उत्साह उल्टे बढ़ता है। इसमें मुझे अपने काम में सफलता दिखाई पड़ती है। निर्जीव साथियों से जो सजीव विरोधी अधिक बल देता है। इस प्रकार निर्जीव साथियों से सजीव विरोधी अधिक बल देता है। तो इस प्रकार की बात बापूजी उन संवाददाताओं से करते हैं। तब पहला संवाददाता कहता है कि आपको भय नहीं लगता। तब बापू कहते हैं कि मैं तो सत्य का अन्वेषक हूँ। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि सत्य नास्ति भय क्वचित, सत्य में कुछ भी भय नहीं होता है। इस प्रकार का इसका अर्थ है। और गांधी जी कहते हैं कि मेरा तो अनुभव है कि सत्य को भय से लपेट कर आगे करोगे तो हार जाओगे। तो इस प्रकार अगर सत्य को भय से लपेट कर आगे करोगे तो तुम हार जाओगे। तो इस तरह चलते हुए बापू और उनके जो साथी हैं रंगमंच से बाहर चल जाते हैं। और यहाँ ये जो तीसरा दृश्य है समाप्त होता है। बहुत छोटा सा ये दृश्य है। यहाँ इस दृश्य में इस बात का पता चलता है कि प्रातःकाल का समय है। बापूजी अब सड़क पर अपने साथ कुछ सेक्रेटरी, कुछ कार्यकर्ता और कुछ विदेशी पत्रों के संवाददाताओं के साथ चर्चा करते हुए सड़क पर बढ़ रहे हैं। उसी सड़क पर गांधी जी के आगे आगे कुछ नवयुवक जो हाथों में काली झंडियां लिए हुए गांधी जी के विरोध में गांधी मुर्दाबाद, गांधी वापिस जाओ, गांधी हत्यारा, इस प्रकार के नारे लगाते हैं। तो इन नारों को लेकर संवाददाता प्रश्न करते हैं कि तो आपको इन नारों का क्या प्रभाव पड़ता है। तब उसका उत्तर वे हंसकर देते कहते हैं कि यह तो साबित हो ही रहा है कि गांधी जीवित है। दूसरा एक प्रश्न, आपका उत्साह भंग नहीं होता कहने पर बापू कहते हैं कि ये जो उत्साह है उल्टे बढ़ता है। मुझे अपने काम में सफलता दिखाई पड़ती है। और एक महत्वपूर्ण जो बात है इस समय वह कहते हैं कि निर्जीव साथियों से सजीव विरोधी अधिक बल देता है। उसके बाद आपको इस प्रकार का भय नहीं लगता। तो वह कहते हैं कि मैं सत्य का अन्वेषक हूँ। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि सत्य नास्ति भय क्वचित। तो इस प्रकार सत्य को भय से लपेट कर आगे करोगे तो तुम हार जाओगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो बात है वह क्या कहते हैं। इस एकांकी के चौथे दृश्य का जो स्थान है वो बापू के रहने का कमरा है।
रात का समय है, 9 बज चुके हैं। बापू के कमरे से लगा हुआ एक दूसरा कमरा है, जिसके सामने एक बरामदा है और उस कमरे में बा रहती है। बापू भीतर के दरवाजे से बा के कमरे में आते हैं। लालटेन जल रही है। बा का जो बिछौना है वह जमीन पर बिछा हुआ है और वे सोने की तैयारी में है। बापू को देखकर बैठे बैठे उनकी ओर वह देखने लगती है। उस समय बापू बा से कहते हैं कि जाड़ा जोरों का पड़ रहा है, लड़के बाहर बहुत तकलीफ पाएंगे, उनको इस कमरे में ले लो ना। तब बा थोड़ा सा झुंझला कर कहती है कि अपने कमरे में रख लो ना। जो दिन में राह चलना मुश्किल कर देते हैं, काली झंडियाँ दिखलाते हैं, रात में भी दरवाज़ा घेर कर बैठो, भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, वे मुझे प्रिय नहीं है, तुम्हें बहुत प्यारे हैं, तो उन्हें अपने ही पास रखो। इस प्रकार ये वही बच्चे हैं, ये वही लड़के हैं जो गांधी जी के विरोध में नारे लगाते हैं, काली झंडियाँ दिखाते हैं, उनके घर को रात के समय दरवाजे को घेर लेते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं, वे मुझे तो प्रिय नहीं है, अगर तुम्हें बहुत प्यारे हैं तो तुम क्या करो, अपने पास रख लो। तो इस प्रकार बा कहती है। तब बापू कहते हैं मुझे तो अप्रिय नहीं लगते। तब बा कहती है कि तुम स्त्री के हृदय की बात क्या जानो। तब बापू कहते हैं हो सकता है, मेरे कमरे में कई आदमी लेटे हैं, जगह की कमी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। थोड़े से हंसते हैं और अभी तो इस कमरे में आधा हिस्सा मेरा भी है। इस प्रकार हंसकर थोड़ा सा विनोद वहाँ करते हैं। मेरे कमरे में उन बच्चों को मैं लेता, लेकिन मेरे कमरे में पहले से कुछ आदमी लेटे हुए हैं, जगह की कमी है, और आपका जो कमरा है उसमें आधा हिस्सा तो मेरा होता ही है। तब बा कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारे कमरे में मेरा आधा हिस्सा है ना। तब बापू कहते हैं कि जरूर है, मैं तुम्हारे लिए तो जगह निकाल सकता हूँ, तुम उसमें चली चलो, यह कमरा लड़कों को दे दो। इस प्रकार ये जो बापू जी बा को कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम मेरे कमरे में चलो और ये जो कमरा है उन लड़कों को दे दो। बा दृढ़ता के स्वर में कहती है मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। तब बापू क्या करते हैं, वहाँ से वापस चले जाते हैं, जो किवाड़ है वो ढकल दे हैं। बा कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठी रहती है, फिर उठती है और लोहे का चूल्हा जलाती है, उस पर पतीली में पानी रखती है। बापू बा की पीठ की और पड़ने वाले दरवाजे को बहुत धीरे से थोड़ा सा खोल कर देती है और मुस्कुराते हुए उसे धीरे से बंद कर देती है। बा अलमारी खोलकर प्याले, तस्तरियाँ, कॉफ़ी, चीनी और दूध निकालती है। प्याले और तस्तरियों को बाल्टी में रखे हुए पानी से धोती है, सबको अंगोछे से पोंछकर एक पंक्ति में रख देती है। डिब्बे में से कॉफ़ी निकालकर पतीली में डालती है, थोड़ी देर बाद उसमें चीनी और दूध मिलाती है और उसे ढक देती है। फिर अलमारी खोलकर बिस्कुट का एक टिन निकालती है, उसमें से भी लड़का 2 बिस्कुट के हिसाब से बिस्कुट निकालकर एक बड़ी तस्तरी में रख देती है और टिन और डिब्बों को अलमारी में रख देती है। फिर बरामदे में खुलने वाला जो दरवाज़ा है उसको खोलकर वहाँ खड़ी होती है और ताली बजाकर एक लड़के को बुलाती है। एक लड़का अंदर आता है। तब बा कहती है देखो बेटा, तुम अपने साथियों को बुला लो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो लड़का है वह उन अन्य लड़कों के पास जाता है, सब
लड़कों को लेकर अंदर आता है। लड़के जाड़े के कपड़े पहने हुए हैं, कुछ धोती और पतलून भी पहने हुए हैं। ये सारे बा के सामने आकर खड़े होते हैं। बा उनको कहती है कि देखो बेटा, सर्दी बहुत है, बाहर बैठे बैठे तकलीफ पाओगे। बापू सोने चले गए हैं, अब 4 बजे उठेंगे, तुम सारी रात बैठकर क्या करोगे? कमरे में आकर सो जाओ, मैं तुम्हें ठीक 3:30 बजे जगा दूंगी। 4 बजे तुम तैयार बापू के सामने चले जाना। लड़के एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, एक एक प्याला काफ़ी पी लेते हैं और 2-2 बिस्कुट खा लेते हैं। ये जो दरी है, दरी पर वह सो जाओ, जैसे कि वो दरी बिछाई है, उस दरी पर सो जाने की वो बात करती है। ओढ़ने के लिए वो कंबल भी दे देती है। तो इस प्रकार इन बच्चों को जो सर्दी में बैठे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, उन बच्चों को अंदर बुलाकर बा क्या करती है, उनको चाय और बिस्कुट देती है। और उसके बाद अर्थात जो दरी बिछी हुई है उस पर सोने के लिए कहती है, ओढ़ने के लिए वो कंबल भी देती है। तो इस प्रकार ये पूरे जो बच्चे हैं वह 2-2 बिस्कुट और कॉफ़ी पीते हैं और अपने ये जो कॉफ़ी पीने के बाद वो जो प्याले और तस्तरियाँ हैं धोते हैं, एक कोने में रख देते हैं और ये जो दरी पर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। लालटेन रात भर चल रही है और कमरे में सब सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेज पर टाइम पीस घड़ी रखी हुई है। थोड़े समय बाद सुई को 3 पर कर देना चाहिए ताकि बजते ही बा उठती है, घड़ी की ओर देखती है, फिर कोयले की अंगूठी जलाती है, पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। जितने लड़के हैं अखबार के उतने टुकड़े फाड़कर सब पर रैक पर रखी हुई शीशी से दंत मंजन निकाल कर रखती है। ठीक 3:30 बजे हर एक लड़के के सिर पर हाथ रखकर जगा देती है। लड़के उठकर अपने जो कंबल है उसको एक कोने में रख देते हैं और तब तक ये जो बा है वह चाय बनाने की तैयारी करती है। उसके बाद बा बड़े ही स्नेहपूर्वक दृष्टि से उन बच्चों की ओर देख कर कहती है, बेटा तुम लोग हाथ मुंह धो लो, रैक पर मंजन रखा है, मंजन कर लो, फिर आकर काफ़ी ले लो, तब तक 4 बज जाएंगे, बापू बाहर आएंगे, तुम लोग भी अपनी ड्यूटी पर तैयार रहो। तो इस प्रकार ये जो लड़के हैं चुपचाप वो चाय पीते हैं और वहाँ से उठकर बाहर जाते हैं। वो प्याले और तस्तरियाँ धोकर पुनः अंदर रख देते हैं। बा कॉफ़ी बांटकर स्वयं दंत मंजन लेकर बाहर चली जाती है। सब लड़के खड़े खड़े विचार करते हैं। उस पर एक लड़का कहता है कि मैं तो घर जाऊंगा, मैं बापू से लड़ सकता हूँ, बा से नहीं। तब दूसरा लड़का कहता है, बा के मन को जरा भी कष्ट पहुँचाने की मेरी तो हिम्मत नहीं। तब तीसरा बच्चा कहता है कि बा से हम लोग हार गए। और अन्य कई जो लड़के हैं वह सब मिलकर कहते हैं कि चलो सभी घर चले। बा कमरे में आती है। बा उन बच्चों को कहती है कि बेटा बापू अब बाहर निकलने ही वाले हैं, अपनी ड्यूटी पर जाओ ना। तब एक लड़का कहता है बा का पैर छूकर, बा हम लोग अपना कर्तव्य निश्चित कर चुके हैं। लड़के एक एक करके बा का चरण छूते हैं और बाहर जाते हैं। तब बा सबको आशीर्वाद देती हुई कहती है, बेटा सुख से रहो, जीवन को यशस्वी बनाओ। और ये जो लड़के हैं बाहर जाने पर बा भी उसी द्वार से बाहर चली जाती है और यहीं पर ये जो एकांकी है वह समाप्त होती है। तो इस प्रकार रामनरेश त्रिपाठी जी ने ये जो एकांकी लिखा है दक्षिण अफ्रीका और गुजरात सत्याग्रही आंदोलन पर आधारित रहा है। बा अर्थात कस्तूरबा और महात्मा गांधी जी के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित एकांकी है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका
और गुजरात सत्याग्रही आंदोलन की घटनाओं के माध्यम से बा और बापू के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। बापू जिस समय जेल में थे उस समय बापू की गैर हाजिरी में बा सत्याग्रहियों की सहायता करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 101 डिग्री बुखार होने के बाद भी वह आराम करने के बजाय उस गांव में पहुंच जाती है जहां के किसान और बहन देश की खातिर सरकार से लड़ रहे हैं। बापू का विरोध करने वाले युवक, जो चौथे दृश्य के अंतर्गत हमने देखा है कि बापू का विरोध करने वाले ये जो युवक है वह भी बा की सहायता करते हैं। उनके साथ सद व्यवहार के कारण बा के सामने हार मानकर अपने घर वापस जाने का निश्चय करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बा और बापू दोनों की जो चारित्रिक जो विशेषता है, जिसके अंतर्गत छोटे बड़े काम के प्रति लगन हो, दिन रात की मेहनत हो, आलस्य का त्याग, उनका जो सत्याग्रही स्वभाव है, उसके साथ साथ हर काम को वह किस प्रकार विनोदी स्वभाव से करते हैं, ये सारी जो विशेषता है इस एकांकी के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे सामने उपस्थित किया है। इस प्रकार गांधी जी और बाकी चारित्रिक विशेषताएं इस एकांकी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होती है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।